सौदा में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान बने हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है। क्रिस सुब्रमण्यम, मयूरेश जोशी और राकेश बंसल। नजर रहेगी कुछ ही देर में किस तरह से खुलता है आज रुपया, और हम आपको बताएंगे कि आज ब्रोकरेजेस की क्या व्यू निकल कर आ रहा है नतीजे के बाद। जी हाँ, खासतौर पर आइडिया के नतीजों के ऊपर और अंबुजा के नंबर्स के ऊपर रहेगी नजर। लेकिन एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर काफी अच्छे नंबर्स कल प्रदीप आए हैं। आप देखिए, कैन फिन होम्स 107% मुनाफा बढ़ा है। इंटरेस्ट इनकम देखिए करीब करीब 65% का जोरदार इजाफा यहां पर भी देखने को मिला है। पूछते हैं चार्ट्स पर कैसा लगता है ये शेयर राकेश। हालांकि वॉल्यूम्स इतने खास नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो आपको कैसा लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर ये स्टॉक? हेमंत, लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव हैं, बट अगर आप कल के सत्र में देखें तो कल के सत्र में स्टॉक ने 1200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है और कहीं अच्छे नतीजों पे सेल ऑन गुड न्यूज ना हो जाए। टेक्निकली देखें तो शॉर्ट टर्म करेक्शन रूल आउट नहीं की जा सकती है। ऊपर में 1205, 1207 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और टेक्निकली स्टॉक के अंदर कल एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है और टेक्निकली स्टॉक के अंदर 1145, 1150 तक की करेक्शन रूल आउट नहीं की जा सकती। ओके, मयूरेश, सिर्फ एक शब्द में जवाब दें आप, ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है प्रदीप जी। ओके, क्योंकि मार्केट खुलने का वक्त हो रहा है इसलिए डिटेल में फंडामेंटल नजरिया अभी हम नहीं ले सकते। कुछ ही सेकंड्स में बाजार की शुरुआत होगी और जिस तरह से आप देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों का इस वक्त का हाल, एसजीएक्स निफ्टी तो संकेत यही दे रहा है कि 20-25 पॉइंट के आसपास का यहां पर कुल मिलाकर प्रीमियम है, तो एक फ्लैट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। शुरुआत के दौरान बाजार शायद कोई बड़ा उतार चढ़ाव ना दिखाए। एशियन मार्केट्स का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। हांगकांग करीब 1.5% के आसपास का नुकसान दिखा रहा है। कल की अमेरिकन मार्केट्स की वॉलेटिलिटी के बाद लगता है कि अभी भी दुनिया भर के बाजार इस ट्रेंड को पचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर शायद हम आगे यूरोप का इंतजार करेंगे जो कल तो रिकवर हो गए थे। अब क्या अमेरिका को देखकर वहां फिर से गिरावट आएगी? आज खासतौर पे ग्लोबल मार्केट्स के ट्रेंड के साथ ही हम चलते हुए नजर आएंगे सेकेंड हाफ के दौरान। एक फ्लैट शुरुआत के बाद लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफी अहम लेवल्स पर बंद हुए हैं, तो यहां से एक बड़ी गिरावट अगर आती है तो शायद रिवर्सल होता हुआ नजर आए। तो वो लेवल्स भी हम अपने एक्सपर्ट से खासतौर पे पूछते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं शुरुआत कैसी हो रही है। यहाँ सेंसेक्स करीब 43 पॉइंट ऊपर, निफ्टी अब देखिए करीब 8 पॉइंट ऊपर शुरुआत दिखाते हुए 12 पॉइंट की तेजी अब यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। मिला जुला सा रुख नजर आया है। अगर आप इंडेक्स स्टॉक्स के ऊपर नजर करें, और हालांकि 2-5 शेयर वाले बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे वॉल्यूम ठीक ठाक है, उनमें आइडिया करीब 1.5% ऊपर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम वाले शेयरों में हिंडाल्को करीब 0.5% ऊपर ओपन होते हुए नजर आ रहा है और आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के पहले यहां पर भी ठीक ठाक वॉल्यूम दिखाई दिए, थोड़ी सी मजबूती, लेकिन अब वॉलेटाइल हो रहा है ये स्टॉक। इसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक भी अच्छे वॉल्यूम के साथ करीब 1.5% ऊपर नजर आया है। जी एंटरटेनमेंट, एक्सिस बैंक के कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार पे दरअसल दबाव ला रहे हैं। आइडिया अब रिवर्स होता हुआ, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ठीक ठाक बिड्स अभी तक आई हैं। बाकी थोड़ा वक्त देना होगा रोज की तरह निफ्टी को सेटल होने के लिए। बिल्कुल, और आप देखिए 9:07 तक ये सेटल हो जाएगा। रुपया भी खुलता हुआ हम देख रहे हैं। आज रुपया थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। 66.51 का स्तर आपको आज देखने को मिलेगा। तो रुपए की चाल थोड़ी सी कमजोरी भरी आज देखने को मिल रही है, लेकिन नतीजों का सीजन है और नतीजे ही बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। और कल आप देखिए दिन के दौरान एसीसी के नंबर्स आए, बाजार बंद होने के बाद अंबुजा के नंबर्स आए, वेदांता के नंबर्स भी आए और आइडिया के नंबर्स भी आए। इन सब नंबर्स के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स दे रहे हैं, इस पर बात करते हैं। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का? अच्छे नतीजे आएंगे तो ब्रोकरेजेस रिवॉर्ड करेंगे। एसीसी अंबुजा के लिए बुलिश कॉल्स आई हैं, जाहिर सी बात है। सीएलएसए मेंटेन कर रहा है अपने बाय का कॉल, यानी निवेश करके चलिए, और अपना टारगेट प्राइस इन्होंने 1700 से बढ़ा करके 1750 का कर दिया। आपको 22% की मौजूदा भाव से तेजी देखने को मिल सकती है। एबिटा बाउंस बैक किया है 4 क्वार्टर के बाद और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अंबुजा पर भी बुलिश कॉल्स हैं। ओवेट का कॉल दे रहा है जेपी मॉर्गन, 270 तक का लक्ष्य इन्होंने दिया है और सीएलएसए भी अपना 270 का लक्ष्य दे रहा है। 23
20% की मौजूदा भाव से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वेदांता के नंबर्स कुछ एक मिक्स थे, क्योंकि इनका एक वन ऑफ आया है 12,000 करोड़ रुपए का, जो इन्होंने राइट ऑफ किया है गेन के, उसके लिए बुल और वर्सेस बेयर का एक केस बन रहा है। बेयर का जो केस है, जिसमें डॉयचे बैंक मेंटेन कर अपने होल्ड करने की सलाह, 75 का टारगेट इन्होंने दिया है 25% के डाउनसाइड के लिए। वेदांता पर सीएलएसए की राय है बिल्कुल बिकवाली करने के लिए, मोस्ट बेयरिश कॉल है, 70 रुपए का लक्ष्य दिया है, 30 रुपए का डाउनसाइड ये देख रहे हैं। ये कह रहे हैं क्योंकि कॉशियस रहेंगे, जिस तरह से वीक कमोडिटी प्राइसिंग का आउटलुक है, इसके चलते ये आगे भी आपको बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। मगर बुलिश कॉल्स में क्रेडिट स्विस आपको आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, 120 रुपए तक का लक्ष्य दिया है, 20% की अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। ऑपरेशनली काफी स्ट्रांग रिजल्ट था, ऐसा मानना है, और एबिटा की रिकवरी होगी आगे चल के FY17 में, इस पे आपको निवेश करना चाहिए। मगर मोस्ट बुलिश कॉल आई है वेदांता पर मैक्वायरी की, वो कह रहे हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड, टाइम टू बाय, मतलब अब निवेश करिए, सारा खराब वक्त निकल चुका है। टारगेट प्राइस इनका 101 का था, जिसे अब ये बढ़ा के 160 का कर रहे हैं हेमंत। FY17-18 का जो एबिटा अनुमान है, वो भी उन्होंने 16 से 19% का बढ़ा है, बड़ा अपग्रेड है। 60% का मौजूदा भाव से तेजी देख रहे हैं वेदांता में मैक्वायरी। हेमंत, आपका फेवरेट बुल्स वर्सेस वेयर्स होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ वेदांता के मामले में, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन नियति, इसके अलावा और किन कंपनीज के ब्रोकरेज व्यूज पर आज आपकी नजर है? आइडिया पे भी बुल्स वर्सेस बेयर का एक केस लेके आई हूं आज मैं। यूबीएस जहां मेंटेन कर रहा है अपनी निवेश करने की सलाह, और टारगेट प्राइस 170 का दे रहा है, 34% की मौजूदा भाव की तेजी से। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग परफॉर्मेंस वॉइस और डेटा में दोनों में बेहतर रही है, मगर क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ खराब आई है, दोनों ही उसमें, वॉइस में भी और डेटा में भी, ये एक चिंता की बात है। साथ साथ में इंटरेस्ट कॉस्ट जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो एक चिंता की बात कह रहे हैं काफी सारे ब्रोकरेजेस। मिक्स व्यूज हैं, जहां यूबीएस आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है, और सीएलएसए भी आउट परफॉर्म की मेंटेन कर रहा है अपनी रेटिंग, 137 का लक्ष्य इन्होंने भी दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनले और क्रेडिट स्विस, ये दो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि अंडरवेट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 80 रुपए का लक्ष्य मॉर्गन स्टैनले का है, 37% का एक डाउनसाइड देख रहे हैं, और 29% के डाउनसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। क्रेडिट स्विस भी 90 रुपए का लक्ष्य है। हालांकि 2:30 बजे आज कॉन्फ्रेंस कॉल है मैनेजमेंट की, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स जैसे जो दूसरे ब्रोकरेजेस हैं, वो अपना रिव्यू करेंगे टारगेट प्राइस और रेटिंग। देखना होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ जो डिक्लाइन हुई है, उस पे मैनेजमेंट की क्या सफाई आती है। डाबर पर कल शानदार नतीजे उन्होंने पेश किए थे ऑन द फ्रंट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। सीएलएसए आज मेंटेन कर रहा है अपनी निवेश करने की सलाह। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है, 290 का इनका लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा के 325 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको डाबर 20% का अपसाइड पोटेंशियल यहां पे दिखा सकता है। बिल्कुल शुक्रिया नियति। और डाबर ने कल अच्छे नतीजे पेश किए, वो तो बाजार का मूड कमजोर था और हमने देखा, लेकिन नतीजे आने के बाद क्या स्मार्ट रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली। और अब देखिए सीएलएसए, जिन्होंने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि उनको ये शेयर अब ज्यादा पसंद है मारिको के मुकाबले, अब वो अपना लक्ष्य इस शेयर के ऊपर बढ़ाते हुए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट तो वेदांता पर दिख रही है फिर से। प्रदीप, जैसा कि आप भी कह रहे थे, सीएलएसए 70 का लक्ष्य, मैक्वायरी 160 का लक्ष्य, और लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें वेदांता में। चलिए एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं और पूछते हैं कि इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। क्रिस, आपकी राय जानना चाहता हूं, वेदांता पर क्या व्यू बन रहा है आज? अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं, लगता है कि बेयर्स की मदद कर सकती है मार्केट्स के जो ट्रेंड है इस समय, लेकिन केवल चार्ट्स पर और डेटा के लिहाज से बताइए कैसा लगता है ये शेयर? जी, ओवरऑल अगर हम इस डेरिवेटिव्स रोल की बात करें, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेटल्स ये बैकफुट पे रहेगी मे सीरीज के लिए, क्योंकि हमने लगातार एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी थी और काफी स्ट्रांग रैली थी। वेदांता अगर आप देखें तो यहाँ पर 60 के लो से और 100 तक पहुंचा है ऑलमोस्ट 2 महीना 3 महीने के अंदर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेफिनेटली नियर टर्म में कॉशियस रहना चाहिए, और मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म में अगर हम इसकी एक लेवल ढूंढे तो आई थिंक 80-85 यहां तक आने की पूरी संभावना है। और तो मेरा मानना है कि शायद आज की कल जो भी नतीजे आए उसके रिएक्शन पे निर्भर रहेगा, लेकिन अगर कोई उछाल मिले, मेरा मानना है शायद मुनाफा वसूली करके निकल जानी चाहिए, क्योंकि मेटल्स मेरा मानना है कि शायद मे सीरीज के लिए थोड़ी दबाव भी रह सकती है। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए उछाल पे निकलने की आ रही है वेदांता पे, लेकिन आप देखिए तो वेदांता में सब कुछ है, बेस मेटल भी है, आयरन ओर भी है और क्रूड भी है।
ओवरऑल आप पूरे के पूरे कमोडिटी पैक पर एक कॉल ले रहे हैं मेवरेश, और जो बड़े फंड मैनेजर से एनालिस्ट होते हैं वो तिमाही नतीजे देख करके कमोडिटी कंपनीज को ट्रेड नहीं करते, वो कमोडिटी के भाव देखकर करते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर में ये अंदाजा लगा है कि ये बॉटम आउट होने लगे हैं पूरा का पूरा कमोडिटी मार्केट। कोई भी सेगमेंट आप देखिए, तो क्या वाकई वेदांता पे इस वक्त नेगेटिव होना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल फेंस पे हूँ इस टाइम पे प्रदीप जी। आई थिंक हाँ, कमोडिटी प्राइसेस ने एक रिबाउंड दिया है, फेरस हो, नॉन फेरस हो, क्रूड हो, बट क्या ये सस्टेनेबल है? आई थिंक आई एम नो कमोडिटी एक्सपर्ट, और जैसे हम ट्रेंड्स मैप करते हैं मुझे लगता है आई थिंक इट विल लार्जली बी स्क्यूड। डिमांड सप्लाई कंडीशंस कैसे पैन आउट होते हैं, अगर कंसोलिडेटेड नतीजा आप देखते हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक ऑयल एंड गैस जो केन के एसेट्स हैं ये इंक्लूड होते हैं, जिंक के एसेट्स इंक्लूड होते हैं, और उनके कोर बिजनेस के एसेट्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस रिबाउंड इन मेटल प्राइसेस एंड क्रूड प्राइस is the only reason to buy into the stock. मुझे लगता है वापस वही सिनेरियो पैन आउट हो सकता है if something goes wrong, and I'm presuming कि नहीं हो, but if something goes wrong over the next few months and quarters, रिवर्सल आने में कोई देरी नहीं लगती स्पेसिफिकली कमोडिटी ड्रिवन मार्केट्स में। इसलिए आई थिंक मैं कॉशियस ही रहूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक ने अच्छा खासा आई थिंक एक मूवमेंट भी दिया है निचली स्तरों से, तो मैं देखूंगा आई थिंक जो लेवरेज है कंपनी के ऊपर जनरली ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस ये अभी भी हाई है, विद द सस्टेनेबल मॉडल इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस बीइंग मेंटेन्ड एट हायर लेवल्स, ये देखना पड़ेगा अगले 2-3 महीने में। बट इट्स टू अर्ली टू गिव अ कॉल कि कमोडिटी प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, लेकिन इस बीच आप देखिए बाजार बिल्कुल फ्लैट सा होता हुआ नजर आ रहा है। प्री ओपन सेशन खत्म होने आ गया है। थोड़ा सा अगर पॉजिटिव संकेत आप लेंगे तो वो ये है कि बढ़ने वाले स्टॉक ज्यादा हैं। अब तक जो करीबन 500 शेयर्स में निफ्टी पे बिड्स आई हैं, कम से कम 2-4 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, वहां पर मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। 5 में से 3 स्टॉक्स ऊपर है, लेकिन ये प्री ओपन है केवल, अभी कोई अंदाजा लगाना मुश्किल। डायरेक्शन की अभी भी तलाश है ये कहना चाहिए, लेकिन ऐसे मुश्किल मार्केट में हमारे कप्तानों ने आज स्टॉक 2020 में कौन से स्टॉक्स चुने, आइए देखते हैं। आइए देख लीजिए दोनों ही टीम्स किस तरह से निकल कर आई है। मेरी टीम पर नजर डालिए, आप पाएंगे कि बल्लेबाजों से भरी हुई है ये टीम, और इंटरग्लोब एविएशन पहला स्टॉक है। इंटरग्लोब एविएशन ही नहीं, स्पाइस जेट भी है देखिए टीम में आगे, और उसके बाद जेट एयरवेज को भी टीम में जगह दी है। तो तीनों की टीम ने एविएशन कंपनियों पर इसलिए बुलिश है मेरे सिलेक्टर्स, क्योंकि अगर इंटरग्लोब के नंबर्स अच्छे आते हैं तो ये पूरा पैक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और हीरो मोटोकॉर्प पर इसलिए बुलिश है क्योंकि सोमवार को बिक्री के आंकड़े इस महीने के आने वाले हैं, और उसके बाद अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को इसके नतीजे एक्सपेक्टेशन से ही कि अच्छे नंबर्स पेश कर सकती है ये कंपनी। एमसीएक्स को फायदा मिलेगा जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, मेटल्स के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं, और यहां पर ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं अब लोग। ग्रैन्यूल्स इंडिया के अच्छे नतीजों के दम पर तेजी करिए। अशोक लेलैंड एक और ऐसा स्टॉक है जिसको डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि इसके भी बिक्री के आंकड़े जो आएंगे सोमवार को वो अच्छे आ सकते हैं। डिश टीवी के भी नंबर्स अच्छे आएंगे, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स बता इसलिए रहे हैं क्योंकि भारतीय एयरटेल के जो डीटीएच कारोबार है उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। और आप देखिए कैनफिन होम्स ने बेहतरीन नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल भी टीम में था, अच्छा प्रदर्शन दिखाया, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो 10 के 10 बल्लेबाज। हमारी टीम में देखें इसमें हमने एक गेंदबाज उतारा, 9 बल्लेबाज हैं, केआरबीएल, लक्ष्मी और कोहिनूर फूड्स। ये 3 इसलिए हमने उतारे हैं क्योंकि चावल का जो प्रोडक्शन है इस बार देश में कम रह सकता है। कम से कम तेलंगाना से बुरी खबर ये आ रही है क्योंकि 250 तालुकाज ऐसे हैं जहां पे पूरे सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, और देश में अधिकतम चावल नॉर्थ के बाद साउथ में तेलंगाना में ही होता है, और वहां पे मिलर्स भी बंद हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि कमोडिटी स्पेस में तीनों कंपनीज को प्रोपेल करते हुए दिखेगी। इसके अलावा टीवीएस मोटर पे आप ध्यान रखें क्योंकि स्कूटर बिजनेस 2020 के अंदर करीब 40% हो जाएगा टोटल 2 व्हीलर मार्केट स्पेस का। तो जुपिटर टीवीएस का एक प्रोडक्ट है जो कि काफी अच्छा है स्कूटर बिजनेस के अंदर, इसका फायदा इसको मिलेगा। एस्ट्रा माइक्रोवेव के आज रिजल्ट है, मुनाफा 5 से 15 करोड़ रुपए आ सकता है, यानी कि 3 गुना मुनाफा बढ़ेगा, फायदा मिलेगा। क्रॉम्पटन ग्रीस खराब रिजल्ट आ रहे हैं, एकमात्र रिजल्ट की वजह से हमने इसको एक शॉर्ट के कैंडिडेट पे रखा है। रेन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे जो कैल्साइड कोक जो कि मेटल में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो टार है जो सड़क निर्माण में इस्तेमाल होता है, पिछले क्वार्टर्स में काफी शानदार है। 6 तारीख को रिजल्ट के अंदर काफी अच्छा चलेगा, कल भी 4% चला था। इसके अलावा आप शक्ति शुगर पे नजर रखें, इसकी बोर्ड की बैठक है 2 मई को जहां पे रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको डीसीएम श्रीराम पे भी ध्यान रखना है क्योंकि 10% कपड़ा जो है चाइना में वो महंगा होने जा रहा है जिससे भारतीय कंपनीज को फायदा होगा। और साथ ही केसीपी लिमिटेड पे भी आपको ध्यान रखना है। सीमेंट की कंपनीज के रेटिंग जो है वो पॉजिटिव कर दी गई है किस्म की तरफ से। तो ये 20 ट्रेडिंग आइडियाज हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। ये शेयर आपको मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखते हैं। और आप देखिए इस समय प्री ओपनिंग सेशन कहां पर बना है।
अब देखिए बिल्कुल सपाट शुरुआत होगी, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था और हम आपको बता रहे थे कि कोई ऐसी बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। एडजस्ट करके देखें तो 9 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलने के संकेत दे रहा है, 3 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आज फोकस में रह सकता है, फिर से यहां पर थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। जो स्टॉक्स आज आपकी नजर पर होने चाहिए, टाटा मेटालिक्स के शेयर देखिए आप, 74% मुनाफा बढ़ने की खबरों के चलते यहां पर 7% की तेजी देखने को मिलेगी। कैनफिन होम्स के अच्छे नतीजों के बाद ये शेयर 6% ऊपर खुलने को तैयार है और ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी 3% 4% की तेजी देखने को मिलेगी। ये भी नंबर्स अच्छे आए थे बाजार बंद होने के बाद। एचसीसी के स्टैंडलोन नंबर्स अच्छे आए थे तो इस शेयर पर भी नजर रखिए, यहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि पूरे साल के नंबर्स देखें तो वहां पर डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मजबूती के साथ कम से कम ये शुरुआत जरूर करेगा। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट 1.5% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है और लगता है कि वेदांता पर मैक्वायरी की रिपोर्ट ज्यादा सही साबित होने वाली है, तो शुरुआत पॉजिटिव नोट पर होगी। वेदांता की 100 रुपए के आसपास खुलने के ये संकेत भी शेयर दे रहा है। एस्ट्रा माइक्रो जो डिम्पी कह रहे थे, इस पर नजर रखिए, 1% की मजबूती के साथ खुलने के संकेत देता हुआ। लेकिन आइडिया ये है वो स्टॉक देखिए, अब प्री ओपनिंग सेशन में प्रदीप 3% की कमजोरी के साथ खुलने के ये संकेत दे रहा है। एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली थी भारतीय एयरटेल के नतीजों से पहले भी और भारतीय एयरटेल के नतीजों के बाद कल भी। अब आज ये देखिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है स्टॉक। पूरी सीरीज का ये एक आउट परफॉर्मर है उस लिहाज से, लेकिन कल यहाँ पे ऐसे संकेत आ रहे थे कल शाम को जब हमने बात की कि शायद कुछ शॉर्ट रोल्स हो रहे हैं और वही फाइनली प्ले आउट होता है। वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स हैं और जो मुनाफे का आंकड़ा है उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की बात जो हमने आपको बताई, आप देखिए उसके चलते शायद थोड़े अब लोग मुनाफा वसूली करने के लिए आगे आते हुए दिखें। 3% की कमजोरी, ये बताइए कैसे दिख रहे हैं राकेश इसके चार्ट्स आपको? देखिए अगर आप आइडिया की बात करें तो आइडिया में 124, 125 की एक मेजर नेकलाइन थी, जिस नेकलाइन को तोड़ने के बाद स्टॉक ने क्या कहते हैं नीचे 100 रुपीज के अराउंड तक का डिक्लाइन दिखाया था और कल हम देखें तो स्टॉक ने जो नीचे से एक रैली दिखाई है उस नेकलाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ चार्ट पैटर्न ऐसा कोई प्रॉमिसिंग नहीं है कि इन स्तरों पर एक बॉटम फिशिंग की जाए। मेरे को लगता है कि यहां पर एक फ्रेश चार्ट पैटर्न बने तब एक पोजीशन लेनी चाहिए। अगर टेलीकॉम में कहीं क्लैरिटी है बाइंग करने के लिए तो वो भारतीय एयरटेल के अंदर है। ओके, इस बीच आप देखिए अगर आज के कुछ और पोटेंशियल विनर्स को ढूंढने की कोशिश करें हम, तो टेक्स रेल एक स्टॉक है जहां पर आप अच्छे खासे उछाल के साथ प्री ओपन में हमने इसको सेटल होते हुए देखा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं टाटा मेटालिक्स एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ग्रैन्यूल्स इंडिया जहां पे हमारे कई एक्सपर्ट्स अलग अलग आपको तेजी की कॉल देते रहे हैं, वहां भी आज फिर से एक अच्छी शुरुआत होने की गुंजाइश साफ तौर पर बन रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे एनएचपीसी पे दबाव लगातार कायम, आज के दिन भी और कमजोरी आ सकती है। यहाँ पे रिलायंस कैपिटल करीबन 1.5% के आसपास नुकसान दिखा सकता है और क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और स्टॉक है जहां पे हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं, तो यहां भी कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल पावर सेक्टर के स्टॉक्स एक कमजोर शुरुआत देंगे, ऐसे संकेत निकल कर आए हैं। अगर आप इंडेक्स से बाहर निकलें और इंडेक्स पे जाहिर है कि सबसे अहम स्टॉक्स में आइडिया पर नजर होगी और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक हेवीवेट है, नतीजे भी आने वाले हैं आज, तो उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को आज ये ड्राइव करेगा। सीमेंट पर भी होगा फोकस, लेकिन अब आपके सामने टिप्स आते हुए 7842, 7845, 7840 फ्लैट सा है बाजार, लेकिन 7840 तोड़ा है फिलहाल कुछ वक्त के लिए। और बैंक निफ्टी आप देखिए 16,660, 16,650 की ओर ये बढ़ता हुआ करीब 60 पॉइंट नीचे, तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है और अपने सपोर्ट लेवल्स टेस्ट करने की कोशिश फिलहाल ये स्टॉक्स कर रहे हैं, दोनों इंडाइसेस कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो शुरुआत में पहला दांव तो बेयर्स ने खेला है आज के दिन। अगर आप देखें फिलहाल सबसे ज्यादा तेजी या मंदी वाले स्टॉक्स, तो दबाव कहां से आया है? सीएल टेक 3.5% नीचे देखने को मिल रहा है, तो यहां पर आज भी दबाव है। आइडिया अब करीब 1.5% ही नीचे रह गया है, तो ये थोड़ा रिकवर होता हुआ इनफैक्ट नजर आएगा। जिंदल स्टील एंड पावर खबरें जैसे कि निकल कर आ रही हैं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ सहमति नहीं बनी है वैल्यूएशन को लेकर और आज कोर्ट में एक अहम पेशी भी है और शायद आरोप तय किए जा सकते हैं कंपनी के खिलाफ एक मामले में, तो उसका असर आप देख रहे हैं। टाटा पावर कमजोर है। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा पावर में कमजोरी। आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के पहले 1% नीचे खुला है, तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों की गिरावट में आईसीआईसीआई बैंक का भी आज बड़ा हाथ है। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी कमजोर होता हुआ। टाटा मोटर्स, एमएनएम, ये दो ऑटो स्टॉक्स हैं जहां पर हम कमजोरी आते हुए देख रहे हैं इंडेक्स में। इसके अलावा अगर आप देखें जो आज तेजी है तो अंबुजा सीमेंट में फायदा है फिलहाल नतीजों का। टाटा स्टील, ओएनजीसी कुछ और स्टॉक्स हैं जो बाउंस करते हुए। हिंडाल्को, इन्फोसिस भी
थोड़ी मदद कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। इंडेक्स के बाहर का रुझान अगर आप फिलहाल देखें तो मिड कैप थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिख रहा है, मार्केट ब्रेथ भी थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है। खासतौर पे यहाँ जो हमने बात की थी टाटा मेटालिक्स अब 7% ऊपर है, ग्रेन्यूल्स इंडिया, अबान ऑफशोर यहाँ पर मजबूती बरकरार, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो एक बाई कॉल थी हमारे एक्सपर्ट की संदीप वागले यहाँ पर तेजी की कॉल दे रहे थे, वहां पर शुरुआत आप देखिए आईबी रियल में करीब 2% ऊपर होती हुई नजर आ रही है। वेदांता में फाइनली हेमंत बुल्स का पलड़ा भारी दिखता है। जी हाँ, वेदांता मजबूती के साथ खुला है। तो जो राय नियति हमें बता रही थी मैक्वायरी की 160 का टारगेट उनका है, तो हेमंत माफ कीजिएगा लेकिन निफ्टी बैंक में बहुत शार्प रिकवरी है। आप देखिए 50-60 पॉइंट नीचे मैंने देखा था और अब ये फ्लैट हो गया। बिल्कुल, तो आप देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर वैसे भी नजर आज होनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे किस तरह से आते हैं उसके ऊपर निर्भर होगा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच होता हुआ इस समय, लेकिन पीएसयू बैंक में लगता है ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर करता हुआ। यस बैंक जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, नया लाइफ हाई लगातार ये बना रहा है और इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। पीएनबी भी देखिए मजबूत है, तो पीएसयू बैंक में ज्यादा अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और आप देखिए एसएल प्रोपैक जहां पर एक्सपेक्टेशंस बड़ी थी लेकिन नतीजों ने साथ नहीं दिया, 5% नीचे दूसरे दिन लगातार, जैसा कि आप भी प्रदीप कह रहे हैं एचसीएल टेक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये वो स्टॉक है जो प्रेशर में है क्योंकि नंबर्स यहां पर कमजोर आए हैं। कल के दिन ये नंबर्स प्री मार्केट में कमजोर आए थे। कैनफिन होम लेकिन अच्छे नंबर्स के दम पर देखिए 4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और ग्रैन्यूल्स इंडिया के नंबर्स भी अच्छे, यहां पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। एस्ट्रा माइक्रो के नंबर्स आ जाने वाले, ये शेयर नंबर से पहले मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन आप देखिए सीमेंट स्पेस अच्छा तेजी दिखा रहा है। एसीसी अंबुजा 1.5% मजबूती दिखा रहा है, और टाटा स्टील में भी तेजी देखने को मिल रही है। टीवीएस मोटर और दूसरे ऑटो कंपनियों पर भी नजर रखिए। यहां पर अब बिक्री के आंकड़े सोमवार को आएंगे तो देखना होगा कि इन आंकड़ों से पहले आज ये शेयर किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं। बहरहाल ठंडा कारोबार, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और रिजल्ट्स के ऊपर मोटा मोटी रिएक्शन देता हुआ टाइटन, जिसका हमने आपको जिक्र किया, बताया 40 साल से ऊपर के लोग और 10 साल से ज्यादा जो काम कर चुके हैं उनके लिए वीआरएस की स्कीम लाई है टाइटन। और आप देखिए क्योंकि बाजार मानकर चलेगा कि एक बार तो कम से कम वीआरएस के खर्च बढ़ेगा तो आप 1% की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कह रही है अच्छी बात है। टाइटन के नतीजे आएंगे शुक्रवार को, इस शेयर पर नजर रहेगी। लेकिन आज सबसे ज्यादा क्लोजली अगर कोई शेयर को सब लोग ट्रैक करने वाले हैं तो आईसीआईसीआई बैंक को ही है प्रदीप। बिल्कुल पूरी तरह से, और क्योंकि यहाँ पर हमें एक अंदाजा है पिछले बार जो गाइडेंस था उसके मुताबिक कि इस बार भी काफी हद तक एनपीएस आएंगे, लेकिन हमने देखा कई बैंकों में, एक्सिस में आप देख सकते हैं नए एनपीएस थोड़े कम आए हैं क्योंकि थोड़ी राहत मिली है आरबीआई की ओर से। उन्होंने करीब 20 कंपनियों को बाहर कर दिया, और आईसीआईसीआई के बारे में तो हमें अंदाजा है कि जेपी ग्रुप खासतौर पे एक बड़े इनके वो है बोरोवर हैं और वहां पर रिलीफ है, इसलिए इसका फायदा तो दिखना चाहिए आईसीआईसीआई को भी। और शायद एनपीएस इतने ना आए, लेकिन जैसे कि आपने कहा एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वॉच लिस्ट क्या आएगी और कॉशियस व्यू क्या निकलेगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद अभी हम कॉशियस हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि ये भी थोड़ा आपको पॉजिटिव ही सरप्राइज करेगा अगर करेगा तो। चलिए, तो पॉजिटिव सरप्राइज की पूरी उम्मीद, और अगर ऐसा होता है तो प्रदीप सेकंड हाफ में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। फिलहाल बैंक निफ्टी रिकवरी दे तो रहा था, लेकिन आप देखिए वापस से यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है, अभी लाल निशान में ये फिसल गया है। और एचसीसी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो इस बार के नंबर्स तो स्टैंड लोन के ठीक लग रहे थे, लेकिन पूरे साल के नंबर्स देखिए 318 करोड़ रुपए का नुकसान, बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान बड़ा है 159 करोड़ रुपए से। तो एचसीसी का शेयर अब खुला जरूर मजबूत, लेकिन आप देखिए लाल निशान में ये शेयर भी आता हुआ आपको नजर आ रहा है। आइडिया 2.5% नीचे, एक अच्छी तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखी जा चुकी है। वेदांता में तेजी और बढ़ती हुई 3.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ रियल एस्टेट शेयर जो कल भी मजबूत थे आज भी मजबूती दिखा रहे हैं, उसमें डीबी रियल्टी का नाम मुझे दिख रहा है 1.5% मजबूती के साथ ये शेयर। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए 2.5% तक की तेजी दिखा रहा है। तो रियल एस्टेट पैक दूसरे दिन मैराथन नेक्स्ट जेन एक और स्टॉक है जहां आप नजर रख सकते हैं, हालांकि शायद बहुत लिक्विड नहीं है ये स्टॉक, 4000 शेयर्स मुश्किल से ट्रेड होते हैं दिन के, लेकिन पूरे दिन में होते थे, आज पहले 5 मिनट में हो गए। ओके, चलिए, तो कुछ इलिक्विड शेयर भी अच्छा तेजी दिखा रहे हैं। मैराथन नेक्स्ट जेन इसलिए प्रदीप शायद कह रहे हैं क्योंकि मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है, लोअर परेल में इसका ज्यादा फोकस रहता है, जहां पर ये स्टूडियो है। 6% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय खुलता हुआ। लेकिन आप देखिए जो लिक्विड शेयर है प्रदीप, 11% की तेजी के बाद इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अगर दूसरे दिन फिर से 2% की तेजी दिखाए तो ये अच्छी बात कही जाएगी। और हमारे एक्सपर्ट कह भी रहे थे कि इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब बुलिश थे संदीप वागले, कह रहे थे कि यहां पर तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। राकेश की एक बार राय ले लेते हैं। राकेश, कैसा लग रहा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का शेयर? टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में इसने नाम दर्ज करा दिया है अपना।
काफी बेहतरीन हेमंत जी चार्ट पैटर्न है। कल के सत्र में एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था और टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक ने 57, 58 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया हुआ है और ऊपर में अगर आप देखें तो स्टॉक एक प्रोबेबल कैंडिडेट है 68, 69 के लेवल्स भी दिखा सकता है। इसके साथ साथ जो भी एक प्रदीप जी ने एक नाम लिया मैराथन नेक्स्ट जेन का, उसका भी टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है। एक ही ड्रॉबैक है जो मेंशन करा कि वॉल्यूम्स काफी कम है, बट नीचे में आप देखें तो 144, 145 एक अच्छा बेस है और इस स्टॉक के अंदर अगर आप टेक्निकली देखें तो एज ऑफ नाउ 180 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आती हुई, लेकिन वहीं राकेश आप कैनफिन पे कुछ कॉशियस थे, लेकिन देखिए शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, वॉल्यूम भी दिख रहे हैं यहाँ पे। कैनफिन की ओपनिंग देखते हुए अब क्या ट्रेड बनता है? 1231 पे फिलहाल है, करीब 4% ऊपर। प्रदीप जी, जैसे मैंने मेंशन किया था कि कल के सत्र में एक 1200 के नीचे एक क्रैक देखने को मिला था और आज के सत्र में अगर आप देखें तो एक क्लियरली एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट 1220 के ऊपर देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अगर आप टेक्निकली देखें तो फर्दर एक रैली देखने को मिल सकती है। टेक्निकली मौजूदा स्तरों से अगर आप देखें तो 1300 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और कैनफिन के अच्छे नतीजों के बाद आज इसके नतीजे आने वाले हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आप देखिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एविएशन शेयरों पर नजर रखिए, स्पाइसजेट 1% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। आज इंटरग्लोब के नतीजे आने वाले हैं तो ये पूरा पैक आज आपके रडार पर जरूर होना चाहिए और इस पैक पर ही एक बार राय लेना चाहता हूं। क्रिस, कैसे लगते हैं एविएशन कंपनियां आपको? जी, आई थिंक जहां तक एविएशन कंपनीज की बात करें तो आई थिंक लगातार हमने लास्ट 4-5 महीने में अच्छी खासी रैली देखी है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद मुनाफा वसूली का थोड़े बहुत चांसेस ज्यादा हाई लग रहे हैं और उस लिहाज से आई थिंक जो भी उछाल मिले मेरा नियत एडवाइस है थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट्स लेके चले इन्वेस्टर। ओके, क्रिस, सीएट पे आप देखिए कल भी हमने गिरावट आते हुए देखी थी मेरा ख्याल है और वॉल्यूम काफी तेजी से बढ़े हैं पिछले 1-2 सेशंस के दौरान। जिस तरह से कमजोरी देखी जा रही है, क्या मंदी की राय होगी? प्रदीप जी, आप सीएट की बात कर रहे हैं? सीएट, हाँ, सीएट पे इनफैक्ट उल्टा कल हमने अच्छी खासी बढ़त देखी थी। आई थिंक 40 ऑलमोस्ट कल वीक मार्केट में हमने बढ़त देखी है और इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप देखें तो बीच में ये सब टायर कंपनीज पे गिरावट देखे थे क्योंकि यहाँ पर रबर प्राइसेस के चलते यहाँ पर एक उसका असर शॉर्ट बिल्टअप वगैरह देखे देखिए बहुत फास्ट रिकवरी हुआ है। इनफैक्ट रोल्स की लिहाज से भी सीएट पे यहाँ पर एक्चुअली रोल्स अच्छी आई है तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ नियर टर्म अगर किसी को लेने का है आई थिंक अभी भी अपसेट हो सकता है और आई थिंक 1200 का डेफिनेटली एक नियर टर्म प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली लगता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी नजर रखिए, कल हमने देखा था 10% की गिरावट के साथ स्टॉक ने अपनी समाप्ति दी थी, काफी कमजोर था लेकिन आज देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। कल प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी और यहाँ पर बाजार बंद होने के बाद जो नाम आया वो क्रेडिट स्विस का आया है, उन्होंने ये हिस्सेदारी खरीदी है जो प्रमोटर्स ने बेची है। लेकिन कल जिस भाव पर बेची थी प्रदीप, आप देखिए 1280 का लेवल था और उससे ये शेयर करीब 70-80 रुपए नीचे ही इस समय ट्रेड कर रहा है। और इसी पर एक राय, मयूरेश, आप कैसे रीड करते हैं इस तरह की डेवलपमेंट्स को जहां प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेचते हैं उस दिन तो दबाव देखने को मिलता है और क्रेडिट स्विस सिंगापुर ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी है, कैसे देखेंगे अब जुबिलेंट फूडवर्क्स पे क्या किया जाए? नहीं, बहुत स्लो और ग्रेजुअल रिकवरी अगर हम कोर बिजनेस की बात करें तो जैसे एसएसएस ग्रोथ हो रही है और हम जो इंडस्ट्री को मानते हैं जो क्विक सर्विस इंडस्ट्री है वहां पे कंपटीशन भी अच्छी खासी बढ़ रही है, इसलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ और जो एसएसएस ग्रोथ होगी वो एक टेपिड और एक ग्रेजुअल बेसिस पे ही होने की उम्मीद है। दूसरी बात, जैसे स्टोर एडिशंस कर रहे हैं उसमें थोड़ा दबाव आ सकता है इन टर्म ऑफ देयर कोर केपेक्स प्लान्स और क्योंकि कोर बिजनेस इज नॉट थ्रोइंग दैट मच अमाउंट ऑफ कैश, मुझे लगता है आई थिंक दैट विल हैव सम अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट इवन इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स जहां तक EBITDA मार्जिन का सवाल आया और वो ट्रिकल डाउन होता है बॉटम लाइन के ऊपर। इसलिए आई थिंक मैं थोड़ा कॉशियस ही रहूंगा प्रॉब्ली एट दिस लेवल। एक रिकवरी आने की जो उम्मीद है आई थिंक लेट मी सी सब्सटेंशियल नंबर्स कमिंग थ्रू, उसके बाद कॉल लेंगे और वैल्यूएशन भी मेरे हिसाब से आई थिंक आर फेयरली वैल्यूड एट दिस पॉइंट। ओके, फिलहाल अगर हम देखें तो HCL टेक पर दबाव लगातार काफी तेजी से बढ़ा है और अब 60% के आसपास वॉल्यूम हो चुका है। अगर आप औसत वॉल्यूम के सामने देखें HCL टेक में 4.5% नीचे पिछले 2 दिनों के अंदर ही यहाँ पर गिरावट जिस तेजी से बढ़ी है। मयूरेश, क्या कॉल दे रहे हैं आप? HCL टेक की बात करें प्रदीप जी?
तो कहीं ना कहीं थोड़े निराशजनक नतीजे जरूर थे टॉप लाइन के ऊपर इन टर्म्स ऑफ हाउ डॉलर ग्रोथ हैज पैन्ड आउट, रूपी टर्म्स में भी जैसे ग्रोथ आई। बट मैनेजमेंट का वापस यही मानना है कि आई थिंक जो Q1 होगा प्रॉब्लम दिस फिस्कल विल बी मच बेटर। जहां तक हमने ब्लेंडेड यूटिलाइजेशन लेवल्स देखे हैं, अट्रीशन लेवल्स देखे हैं, थोड़ी बढ़ोतरी अट्रीशन लेवल्स में बिल्कुल देखी मिली है, लेकिन टीसीबी डील्स अगेन काफी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है जो डॉलर आए हैं और जो रूपी आए हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आई थिंक काफी स्ट्रांगली ग्रो हो सकती है कंपनी के लिए। जो इनके कोर बिजनेस वर्टिकल्स है, स्पेसिफिकली अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं जो 18% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल टॉप लाइन को, वहां एक अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस है, वहां पे एक वैल्यू एक्रीशन अगर हमें देखने मिलती है जो मुमकिन है अगले कुछ क्वार्टर्स में, तो वहां पे एक मार्जिन इंप्रूवमेंट जो इबिट फ्रंट पे मैनेजमेंट मेंटेन कर रही है बिटवीन 21 एंड 22% इज इजीली मैनेजेबल। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक क्वार्टर के नतीजे बिल्कुल निराशजनक रहे हो, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दिस इज अ गुड वैल्यू स्टॉक। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए विद द काइंड ऑफ फॉल दैट वी हैव सीन। इसलिए मैं अगले अगर 1 से 1.5 साल का व्यू हुआ और उससे भी ज्यादा तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं स्टॉक पे। मेरे हिसाब से आई थिंक द कंपनी विल स्टार्ट पोस्टिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आएगी, कपल दैट अप विद अ स्ट्रांग ऑर्डर बुक दैट इट ऑलरेडी पोसेसेस। ओके, और आप देखिए आइडिया आप 3% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। एनएचपीसी एक और ऐसा स्टॉक है जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से सबके रडार पर था। 21 रुपए 75 का फ्लोर प्राइस सरकार ने तय किया था ओएफएस के लिए, और आप देखिए ओएफएस खत्म हो चुका है। प्रदीप, कल रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी एप्लीकेशंस दी, परसों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, नॉन रिटेल्स ने अपनी एप्लीकेशंस दी, और ये शेयर अभी भी रिकवर नहीं कर रहा है। 1.5% कमजोरी के साथ ही ये शेयर आज कारोबार करता हुआ खुलता हुआ। लेकिन 18-20 रुपए के आसपास इसके बड़े लॉन्ग टर्म के लेवल्स हैं। इनफैक्ट राकेश, आप क्या कहेंगे? काफी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ऐसे स्टॉक्स पसंद करते हैं जो 18-20 रुपए के रेंज में मिलते हों। क्या आपको लगता है कि उन्हें निवेश करना चाहिए लंबे नजरिए से? देखिए प्रदीप जी, आपने राइटली मेंशन करा 18-19 रुपए के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। इन सपोर्ट्स के अराउंड लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन ली जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट्स हैं, और ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट के ऑनगोइंग डिक्लाइन में ये सपोर्ट टूट जाएंगे। चलिए, तो नजर रखिए उन लेवल्स का। 24 रुपए के आसपास 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर थे 31 मार्च को, उसके बाद से ये नीचे आया है। तो अब प्रदीप कह रहे हैं कि सपोर्ट के आसपास 18 रुपए में आप सुजलॉन लेने की कोशिश करेंगे, उसके मुकाबले में 20 रुपए में एनएचपीसी लेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं केवल। ओके, चलिए, तो ये लॉजिक है एनएचपीसी के लिए। फिलहाल आप देखिए टाटा मेटेलिक्स, प्रदीप, ये ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज के सत्र में। 14% ऊपर टाटा ग्रुप की कंपनी, अच्छे नंबर्स, 74% मुनाफा बढ़ा। इसके चार्ट्स राकेश कैसे लगते हैं आपको? प्रदीप जी, हेमंत जी, इसकी बात करें, टाटा मेटालिक की बात करें तो चार्ट्स न्यूट्रल हैं इस स्टॉक के। एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया चीज है। अगर कोई गिरावट आए नीचे में देखें तो नीचे में 100 रुपीज के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में अगर ये स्टॉक 115 के लेवल्स को डिसाइसिवली क्रैक करता है तब ऊपर में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो हेमंत जी, जैसे मार्केट 7823 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 7822, 7823 एक क्रिटिकल नेकलाइन है। अगर आप देखें तो पिछले सप्ताह में इन्हीं स्तरों से मार्केट ने एक रिबाउंड दिखाया था। अगर ये लेवल्स नीचे में डिसाइसिवली टूटते हैं तब एक बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने इन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। बुल्स में कितनी ताकत है इसका अंदाजा शायद आपको अगले कुछ मिनटों में लगेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर फिलहाल मार्केट हैं। बिल्कुल, बुल्स को होप है कि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, और बेयर्स को होप है कि आईसीआईसीआई के नंबर्स कमजोर हैं। तो आज आईसीआईसीआई के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और फिलहाल देखिए आप नंबर से पहले ये शेयर कमजोर होता हुआ 5% के आसपास की गिरावट देखी जा चुकी है एक्सिस के कमजोर नंबर्स के बाद, और आज फिर देखिए कमजोरी के साथ ही ये शेयर कारोबार करता हुआ। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। क्रिस, मयूरेश, राकेश, आप तीनों का धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, अपनी बेहतरीन आइडियाज और राय बाजार पर हमसे शेयर करने के लिए। बाजार थोड़ा सा नरमी के साथ कारोबार कर रहा है, और अब आप देखिए मिड कैप इंडेक्स जो हरे निशान में बने रहने में कामयाब था वो अब लाल निशान में खिसकता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब अभी तक तो देखिए बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर यही स्थिति और रही तो फिर ये जो लकीर है ये दोनों मिल जाएंगी, और गिरने वाले शेयर
डाउनसाइड की लकीर जो है लाल रंग की जो आप देख रहे हैं वो हो सकता है ऊपर जाती हुई नजर आए। फिलहाल 1:1 का मामला नजर आ रहा है, लेकिन कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है और सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है HCL टेक। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर ये शेयर देखिए कितनी स्विफ्टली पहुंचा है और कमजोर नंबर्स का असर आज दूसरे दिन लगातार इस स्टॉक पर दिखता हुआ। लेकिन प्रदीप, इन्फोसिस मजबूत है, मामूली सही लेकिन आधे % की तेजी। हमारा फेयर एंड रीड मीटर क्या कह रहा है वो भी एक बार देखना चाहिए। बाजार के रियल अंडरटोन आपको हमारे इस मीटर से पता चलती है, जो इंडेक्स को भी एक तरह से लीड करता है। और वहां पर आप 2 दिन पहले आपने देखा था ओवरबॉट हो गया था मार्केट, फिर वहां पे अटक गया। आज भी देखिए 55 का आंकड़ा पॉजिटिव है, तो बाजार में अभी बाइंग हो रही है, बिकवाली नहीं हो रही, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ नहीं है डिसाइसिवली। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, तो थोड़ा इंतजार करें, अपने लेवल्स को पकड़ के रखें। चलिए एक और एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं इस समय बाजार पर। मिहिर वोरा डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को और खास तौर पर कल के ड्रामेटिक फॉल को किस तरह से आपने देखा? बैंक ऑफ जापान की जो बैठक का आउटकम आया उसके बाद दुनिया भर के बाजार पैनिक मोड में आ गए। जी हाँ, ग्लोबल बाजार और जो लोकल बाजार जो लेवल पे हैं आफ्टर एक अच्छा सा रन देने के बाद, तो ये अभी फर्दर ट्रिगर्स का वेट कर रहे हैं। तो जो हमारी फेड की मीट थी और जापानीज सेंट्रल बैंक की मीट थी, वहां पे उम्मीदें थी कि और ईजिंग या क्वांटिटेटिव या तो एसेट परचेजेस के प्रोग्राम्स अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन वो सेंट्रल बैंक्स ने ये डिसाइड किया कि जो पास्ट एक्शंस किए हैं उनका इम्पैक्ट अभी तक ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है। तो लेट अस वेट के पास्ट एक्शन का इम्पैक्ट फर्दर देखें और फिर जब रियली जरूरत पड़े तब जाके ये एक्शंस ले इन द फ्यूचर। तो ये वेट एंड वॉच पॉलिसी से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है बाजार को, और ये जो थोड़ी सी यूफोरिया थी या तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी वो सबडी हो गई है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ये पैनिक वाला मामला है, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हुआ था, उसका करेक्शन हो रहा है। लेकिन चूंकि दुनिया भर के बाजारों में जो तेजी है वो लिक्विडिटी ड्रिवन ही है, हम कहेंगे हमारे बाजार भी जो सुधरे, क्योंकि मार्च में रिकॉर्ड इनफ्लो आया है FIIs का। इन दोनों नजरिए से क्या आप ये नहीं कहेंगे कि दोनों सेंट्रल बैंक्स की ओर से कुछ भी नया नहीं आया है, कोई रिलीफ नहीं मिली है, खासतौर पे BOJ की ओर से नई लिक्विडिटी नहीं आ रही, तो शायद यहां पे कॉशियस रहना चाहिए, मार्केट्स एक बार पीक आउट हो सकते हैं? बिल्कुल, एक बार के लिए मार्केट पीक आउट हो सकते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन चालू है, तो जो कंपनीज के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे उसका एनालिसिस करेंगे हम। और हमारा ये एस्टीमेट है कि ऐसी कोई पॉजिटिव सरप्राइजेस तो नहीं आने वाली है, क्योंकि ओवरऑल इंडिकेटर्स तो वीक ही रहे हैं। द ओनली ब्राइट स्पॉट इन द लास्ट क्वार्टर हैज बीन के कमोडिटी प्राइसेस काफी इंप्रूव हो चुके हैं, तो वहां पे जो एक्सट्रीम बेरिशनेस थी कमोडिटीज पे वो थोड़ी कम हो चुकी है, थोड़ा पॉजिटिव माहौल बन रहा है। बट उसके अलावा जो PSU बैंक्स वगैरह में जो इश्यूज हैं, ओवरऑल रूरल स्लोडाउन का जो मामला है वो भी कंटिन्यू करता है। तो ये माहौल है कि स्टॉक स्पेसिफिक ही करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स, और जो ओवरऑल मार्केट व्यू है वो मेरे ख्याल से न्यूट्रल जैसा है। जो अब तक नंबर्स आए हैं उसमें हमने देखा है जो एक क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है वॉल्यूम ग्रोथ का सीमेंट कंपनियों के नतीजों में। ACC ने 9% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, अंबुजा ने 10% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया। वॉल्यूम ग्रोथ तो आ गया, लेकिन अच्छा मुनाफा और मार्जिन्स कब तक बढ़ते हुए दिखेंगे सीमेंट कंपनियों के? सर क्या व्यू है, और वॉल्यूम ग्रोथ देखकर क्या इस समय आप सीमेंट कंपनियों में निवेश करना चाहेंगे? इवन अल्ट्राटेक के नंबर्स काफी अच्छे आए थे। जी हाँ, सीमेंट कंस्ट्रक्शन ये जो 2 एरियाज हैं वहां पे इंक्रीमेंटल एक्शन या तो डिमांड जो ग्रोथ दिख रही है हमें वो काफी हद तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लिंक्ड है। जी आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लिंक्ड है आपने कहा। हाँ जी, तो ये जो डिमांड जो हमें कंस्ट्रक्शन और सीमेंट में दिख रही है वो काफी हद तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लिंक्ड है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट ने भी रोड बिल्डिंग और जो रूरल रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर स्पेंडिंग पे काफी फोकस करना शुरू कर दिया है, स्पेशली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर एंड आफ्टर द बजट ऑल्सो। तो इसकी हमें ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट दिख रही है, न सिर्फ सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में, बट हम देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स में खास करके जो टिपर वगैरह है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसमें भी हमें डिमांड की एक्टिविटी में बढ़ोतरी दिख रही है। सो ये जो पूरा ट्रस्ट है गवर्नमेंट का कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के एब्सेंस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को यूज किया जाए इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, उसकी ये इम्पैक्ट हमें दिख रही है। सीमेंट का जो ओवरऑल अगर देखें तो ट्रेंड ये रहा है कि जो स्मॉलर प्लेयर्स है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, द बिगर प्लेयर्स आर गेटिंग बिगर,
और मेरे ख्याल से इन द मीडियम टर्म सीमेंट में थोड़ी प्राइसिंग डिसिप्लिन रहेगी और हमें वॉल्यूम ग्रोथ देखना चाहिए और हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखना चाहिए। इन द मीडियम टर्म द सेक्टर लुक्स गुड। ओके, तो इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में आप किन सेक्टर्स पे अपना वेटेज बढ़ा रहे हैं? हमने इंक्रीमेंटली अगर देखें लास्ट 2 महीने में तो एडिशन जो किया है वो एसेंशियली मेटल्स में किया है और सीमेंट स्टॉक्स में किया है, वरना हमारे जो ब्रॉड पोजीशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से लिंक सेक्टर्स हैं, स्पेशली इन द रेलवेज, रोड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, वो जो सेगमेंट्स हैं उसमें तो हम पहले से ही ओवरवेट थे। और दूसरे जो सेक्टर्स हैं हमारे जहां हम पॉजिटिव हैं और अभी भी पॉजिटिव रहेंगे, ये है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज, और हम जो न्यूट्रल है और अंडरवेट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, एनर्जी में है, टेलीकॉम, आईटी एंड फार्मास्यूटिकल्स, वहां पे हम अंडरवेट हैं। आईटी पर आप अंडरवेट हैं आप कह रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल्स पर अंडरवेट हैं। और आईटी देखिए आज आईटी सेक्टर काफी कमजोरी के साथ प्रदर्शन दिखा रहा है। कल भी हमने देखा एचसीएल टेक के नंबर्स काफी वीक आए, और इस समय सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई सेक्टर है तो आईटी का ही दिग्गज है, और सबसे ज्यादा शेयर कोई कमजोर है तो फिर से दूसरे दिन लगातार एचसीएल टेक का शेयर कमजोर है। 4.5% नीचे ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ। सर ये बताइए अब आगे की राह आईटी कंपनियों के लिए कैसी हो सकती है, और आप कुछ भी आईटी सेक्टर में खरीदना नहीं चाहेंगे या कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अभी भी आपको पसंद है? और आपसे मिड कैप आईटी कंपनियों पर भी एक राय लेना चाहता हूं। हमने देखा है कि मिड कैप आईटी कंपनियां टाटा एलेक्सी, मास्टेक, परसिस्टेंट, सैस्कैन, इन्होंने भी डिसअपॉइंट ही किया इस बार। जी हाँ, आईटी में सारा जो बिजनेस मॉडल है अभी स्केल का ही है। सो इफ वी वांट टू इन्वेस्ट इन आईटी हमें सिर्फ जो 4-5-6 लार्ज कंपनीज हैं उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इफ एफिशिएंसी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ही तो ये पूरा गेम है, क्योंकि ऐसी कोई डिफरेंशिएशन है नहीं प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में। तो एसेंशियली आप कितने बड़े हैं, कितने वेल इंट्रेंच्ड हैं इन टर्म्स ऑफ द सेल्स एक्सेट्रा, यही आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं। ओवरऑल मैं ये इन जनरल कमेंट करूंगा आईटी पे कि ये जो सेक्टर है in terms of capital efficiency, in terms of ratios is very efficient. So आप return on capital देखें, return on equity देखें तो IT सेक्टर के बहुत ही हाई है। तो in terms of the quality of balance sheet, especially for the large companies, it's a very good sector. So हम जब अंडरवेट कहते हैं आईटी पे तो ये एक टेक्निकल रहता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है ज्यादा। सो मैं ये नहीं कहूंगा आईटी सेक्टर पे व्यू हमारा स्ट्रक्चरली नेगेटिव है, बट गिवन द फैक्ट दैट वी प्रोबेबली फील दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे शायद ग्रोथ ज्यादा आ सकती है, या तो टेक्निकली ऑटोमोबाइल्स हैं या मेटल्स में इन द मीडियम टर्म ग्रोथ ज्यादा आ सकती है, तो हमें हमारा पोर्टफोलियो वो तरह से टिल्ट करना चाहिए। जब ओवरऑल मार्केट पे हम न्यूट्रल हों या तो हमें ये लगे कि बाकी कोई सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो एफएमसीजी है, आईटी है, वो जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं बट रिलेटिवली लोअर ग्रोइंग सेक्टर्स है, वहां जाके पोर्टफोलियो को पोजीशन करते हैं। तो ये टेक्निकल मूव्स रहते हैं। ओके, लेकिन आप इस वक्त एग्रेसिव हो रहे हैं डिफेंसिव की जगह पे अपने पोजीशनिंग में, ये हम कह सकते हैं अगले 12 महीनों में आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से नया हाई बन जाएगा? जी हाँ, जिस तरह से हमारी जो लास्ट 2 साल की लो बेस है, स्लगिश ग्रोथ रही है, स्पेशली आफ्टर लास्ट ईयर्स ड्राउट, ओवरऑल डिमांड का बेस भी काफी लो है। और एक थोड़े अर्ली इंडिकेटर से अगर आप देखें, ऑयल कंजम्पशन देखें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखें, सीमेंट डिमांड देखें, कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड देखें, तो थोड़े अर्ली इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि शायद ग्रीन शूट्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में आ रहे हैं। तो अगर वो कंसिडर करें कि यस मे बी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिकवरी विच यू कैन सी इन द अर्ली सेंस, और अगर हम देखें कि वैल्यूएशंस क्या है, स्टॉक के एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो थोड़ा प्रो सिक्लिकल टिल्ट हमारे पोर्टफोलियो में रहना हमें बेटर लगा। चलिए, अब तो ये राय इन तमाम सेक्टर्स पर और बाजार पर। शुक्रिया मीर जी आपका समय निकालने के लिए और आज बाजार और सेक्टर्स पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, मिड कैप इंडेक्स वापस से हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है, और आप देखिए गिरावट हुई थी जरूर, लेकिन बुल्स कोशिश कर रहे हैं बाजार को संभालने की। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या अभी भी ज्यादा है गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। तो आईटी जो आज मूड खराब करने का काम कर रहा है, सुधारने का काम आप देखिए काफी सारे दूसरे सेक्टर्स कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एफएमसीजी सेक्टर हुए और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो बाजार को मदद कर रहे हैं। मेटल्स में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक अच्छा आज प्रदर्शन दिखा रहा है।
इन्फोसिस में तेजी है, हालांकि HCL टेक में कमजोरी है। तो राय थोड़ी सी आप देखिए प्रदीप बटी हुई है, एक ही सेक्टर के शेयर अलग अलग प्रदर्शन दिखाते हुए। PSU बैंक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ICICI बैंक में नतीजों के इंतजार से पहले आप देखिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। जैसे आपने कहा ICICI बैंक ही अब तय करेगा कि बाजार आज किस तरफ है, क्योंकि ये नेगेटिव से अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा बैलेंस टिल्ट हो जाएगा। देखिए PSU बैंक इंडेक्स ऊपर है, बैंक निफ्टी आज नीचे है, तो एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है एक ही सेक्टर में। बिल्कुल, लेकिन मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे सुधर रही है, ये एक अच्छी बात है। जैसे हमने आपको हमारा फेयर एंड ग्रिड मीटर भी दिखाया था, तो मार्केट का रुख इतना नेगेटिव नहीं है, बल्कि आप देखिए अब ये थोड़ा सा और चौड़ा होते हुए आप देख रहे हैं बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद बढ़ी है, और ये संकेत फिलहाल ट्रेडर्स का मूड बुलिश होने के तरफ बिल्कुल इशारा कर रहे हैं। आनंद टंडन मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आनंद, आप कैसे पढ़ रहे हैं फिलहाल मार्केट को, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में सारे ग्लोबल मार्केट्स नजर आ रहे हैं, भारतीय बाजार का भी यही हाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाजारों पे आजकल लिक्विडिटी ज्यादा खेल करती है बनिस्बत अर्निंग्स। तो लिक्विडिटी जब तक पॉजिटिव रहेगी, और अभी तक पॉजिटिव है इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया की तरफ, तब तक बाजार गिर नहीं सकता। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें तो बाजार यहां से ज्यादा बढ़ भी नहीं सकता है। तो इस तरह का कंफ्यूजन जो है वो संभाविक है, समझ में आता है क्यों होना चाहिए। तो इस वक्त मैं यही कह सकता हूं कि फ्रंटलाइन कंपनियों में ज्यादातर जो आप खरीदना चाहेंगे उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट न होने के कारण मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अलग हो जाए। छोटी कंपनियों में जहां पर अर्निंग्स की बढ़त आती हुई नजर आ रही है, और जहां पर टर्न अराउंड हो रहा है, या इंटरेस्ट कम हो रहा है, या डेट रिडक्शन हो रहा है, उस तरह की कंपनियों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना सही रहेगा इस समय। टंडन साहब, लेकिन IT कंपनियों का अब आपका पैकिंग ऑर्डर क्या होगा? आप देखिए HCL टेक ने पिछले 2 दिनों से निराशा दिखाई है नतीजे कमजोर होने के बाद, क्योंकि अब इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक सबके नंबर्स आ गए हैं। तो किस पैकिंग ऑर्डर में आप इन्हें रखेंगे अब? देखिए, जहां तक नतीजों का सवाल है, इन्फोसिस क्लियरली सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है इस वक्त, और वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ चुका है। लेकिन उसके बावजूद यहां से अगर आप टॉप लाइन IT कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो इन्फोसिस शायद सबसे बढ़िया स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड प्ले देखना होगा, क्योंकि इस वक्त सर्विसेज जनरली कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ मोमेंटम के साथ नहीं बढ़ रही हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि शायद इस वक्त परसिस्टेंट जैसी कंपनियां को फिर से ध्यान में रखना चाहिए, और ज्यादातर प्रोडक्ट कंपनियां जो कई दिनों से और कई क्वार्टर से थोड़ा सा इन्वेस्टर इंटरेस्ट पा रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा दिया जाए। ओके, इन्फोसिस और परसिस्टेंट स्टॉक्स जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज मेक और ब्रेक ICICI बैंक होगा ऐसा लगता है। हमने इंडसइंड बैंक, यस बैंक और एक्सिस HDFC के नतीजे देखे हैं, इस लिहाज से आपका क्या अंदाजा है ICICI पे? देखिए, ICICI में एक्चुअली मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है वो उतना खराब नहीं आना चाहिए जितना अनुमान था। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि जयप्रकाश जैसी कंपनियों को आपने NPA बनाने से रोक दिया, इसके कारण जो परफॉर्मेंस रहेगा वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। लेकिन ओवरऑल आप मार्केट अगर देखें तो अभी भी मार्केट कॉर्पोरेट लोन बुक की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव ही व्यू बना के चलता रह रहा है, और एक्सिस ने साफ संकेत दिखाया है कि अभी भी कुछ हद तक पूरी तरह से पेन जो है खत्म नहीं हुआ है, और रिस्ट्रक्चरिंग में भी टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है कि ICICI में इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता है। फिर भी ICICI का जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है, और अगर आप कुछ लंबे अरसे के लिए देखें तो शायद वहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट जो है वो उसके कारण वहां पे बने रहना चाहिए। क्योंकि एक चीज मेरा मानना ये है कि अगर आपको इंक्रीमेंटल बोरोइंग लेंडिंग करना है यहां से, तो आपको शायद कॉर्पोरेट की तरफ ही ज्यादा रुझान रखना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर साइड पे बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया, मार्जिन कम होता जा रहा है। जबकि कॉर्पोरेट साइड पे एक तो कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, और दूसरा यहां से अर्थव्यवस्था संभलने के बाद कंपनियों का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा तो उनकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और रीपेमेंट और NPA का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इंक्रीमेंटल NPA यहाँ पे मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट में आना नहीं चाहिए। जो पुराने हैं ऑफकोर्स वो बरकरार रहेंगे। ये आनंद, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि बाजार अब पब्लिक सेक्टर को तो पहले अलग कर चुका है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो एक डिस्क्रिमिनेशन था कि एक्सिस और ICICI जो कॉर्पोरेट लेंडिंग करते हैं उनके वैल्यूएशन कम हुए, और इंडसइंड HDFC जो पूरी तरह रिटेल फोकस हैं उनके वैल्यूएशन बढ़े। क्या आप एक स्विच की सलाह दे रहे हैं इस वक्त जो रिटेल फोकस बैंक हैं, इंडसइंड या HDFC बैंक, उससे निकलकर ICICI और एक्सिस की तरफ जाने के लिए?
देखिए, बाजार जो लीस्ट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है, ये मेरा मानना है। तो इस वक्त सबको लगता है कि कंज्यूमर लेंडिंग जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहां पे एनपीए कम नहीं होते हैं, बट प्रोपोर्शनेटली ये कोई बड़ा एनपीए नहीं होता, इसके कारण स्विंग फैक्टर कम रहता है, अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी बेटर रहती है, और इसके कारण आप देख रहे हैं ये बड़ा क्राउडेड स्पेस हो रहा है। अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज्यादा क्राउडेड स्पेस शायद हाउसिंग फाइनेंस हो गया है, क्योंकि वहां पर एसेट बुक भी अच्छी रहती है, आपको एसेट कवर बढ़िया रहता है, और उसके साथ साथ डिमांड भी काफी रोबस्ट रहती है। लेकिन अगर आप वहां पर देखें तो मार्जिन सबसे कम वहां पर है, क्योंकि सब लोग वहां लैंड कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना यह है कि इस पर दो व्यू होना चाहिए। या तो आप ये देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, अगर आ रहा है तो कॉर्पोरेट बुक यहां से खराब नहीं हो सकती है, और अगर कॉर्पोरेट बुक खराब नहीं हो सकती है और वहां पे कंपटीशन कम है, तो जाहिर है कि वहां पे मार्जिन बेटर रहेगा। तो यस, मेरा मानना यह है कि शायद अभी नहीं तो शायद 2 तिमाही और लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर रुझान है फिर से कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ आ जाएगा। और इसीलिए अगर किसी को निवेश करना है तो इस वक्त मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट लोन बुक जिसकी अच्छी है और जिसका तरीका अच्छा है लेंडिंग का, उसमें निवेश करना कोई खराब नहीं है। आपको मार्केट से थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन उसी में शायद ज्यादा पैसा बनता है। इस समय बाजार पर नजर रखिए, आप देखिए एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। देखते देखते सेंसेक्स देखिए अब 72 अंक ऊपर है, निफ्टी में 18 अंक की 19 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स अब खुला जरूर मजबूत था, फिर लाल निशान में फिसला, अब आप देखिए हरे निशान में ये लौटता हुआ, और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं इस समय बाजार की। और एक सेक्टर जो मुझे दिख रहा है प्रदीप, वो है फार्मा सेक्टर। आप देखिए ल्यूपिन दिन के उच्चतम स्तर पर अच्छी तेजी दिखा रहा है, सिप्ला, सन, आप नाम लीजिए फार्मा कंपनी का, और वो इस समय हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी गिरावट देखी जा चुकी है कई फार्मा शेयरों में। टंडन साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं, इन शेयरों पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है, कैसे रह सकते हैं इनके परिणाम, क्योंकि यूएस एफडीए की वजह से काफी पिट चुके हैं ये अलग अलग खराब खबरों के दम पर। आपने सही कहा कि क्योंकि यूएस एफडीए का प्रॉब्लम है, इसलिए कई कंपनियां जो है पिट चुकी हैं। मेरा मानना यह है कि वो एफडीए का प्रॉब्लम इतनी जल्दी सुधरेगा नहीं। तो जो कंपनियां ज्यादा पिटी हैं, वो अगर एफडीए का प्रॉब्लम साल 1.5 साल पहले का है तो शायद वहां पर फिर से अब करेक्शन हो चुका हो, लेकिन अगर कोई रिसेंटली किसी का ऑब्जर्वेशन मिला है तो उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से अब मार्केट में रोटेशन नजर आ रहा है, क्योंकि सारी कमोडिटीज क्षेत्र में की कंपनियां कम से कम 20 से 30% बढ़ चुकी हैं पिछले 2 महीने में, और जो कंपनियां जो सिक्लिकल बॉटम बना रही थी वो सब ऊपर चढ़ चुकी हैं। इसलिए अब आप फिर से सेकुलर ग्रोथ के ऊपर नजर डाल रहे हैं, और ये थोड़े दिन तक चलता रहेगा अगर बाजार गिरे नहीं तो। अगर बाजार गिरेगा तो ऑफकोर्स सारी सब कंपनियों में बिकवाली आपको दिखेगी। तो इसमें कोई मार्जिन और सेफ्टी नहीं है अगर आपको फार्मा में निवेश करना है। अगेन मेरा मानना यह है कि मिड कैप कंपनियां जहां पर रेगुलेटरी डिसअप्रूवल नहीं है, वहां पर ही ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। कोई पिक्स होगी आपकी? शेयर्स के ऊपर मैं जनरली टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपको फ्रंटलाइन कंपनी में देखना है तो मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज एक कंपनी ऐसी है जहां पर काफी पिटाई हो चुकी है, और उसके साथ साथ ये संभावना है कि अगले 1-2 महीने के अंदर वहां पर फिर से एफडीए का इसकी इंस्पेक्शन होगा और शायद उसमें इस बार क्लियरेंस मिल जाए। चलिए, तो डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रखिए, फार्मा पैक पर नजर रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और एक और स्टॉक है जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। प्रदीप, हम कह रहे थे कि जापान का बाजार बंद है, वहां से खराब खबर नहीं आएगी, और देखिए आप लोग मारुति को लॉन्ग करते हुए 2% ऊपर ये स्टॉक कल जरूर हमने देखा था, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा था, ये शेयर कमजोर हुआ था, लेकिन इस समय मारुति डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। और दूसरी ऑटो कंपनियों पर भी नजर रखिए, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, नंबर्स आएंगे बिक्री के इस महीने के अंत के सोमवार को, और ये पॉकेट भी आज से लेकर सोमवार तक आपके रडार पर होनी चाहिए। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए टंडन साहब, और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात करेंगे नतीजों की, और बात होगी एचसीसी के बोर्ड रूम की। एचसीसी के नतीजे देखिए, आप देखेंगे कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर ये नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं, नुकसान बढ़ा है इनका, लेकिन स्टैंडलोन बेसिस पर ये नंबर्स ठीक ठाक हैं, अच्छे कहे जाएंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद जी जुड़ चुके हैं। गुलाबचंद जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए, मार्जिन्स हमने देखा है यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है इस बार के नतीजों में, कैसे रहे नतीजे, क्या रही हाईलाइट्स? गया क्वार्टर उसके पहले क्वार्टर जैसे रहा करी, क्योंकि ये
हमारी ग्रोथ रेट थोड़ी स्टेडी है और काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर इफ यू सी हमारे फ्लैट रहे इस साल के लिए भी। इसकी वजह है कि एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट में नए काम आने का अभी तक जितनी गति से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जो भी हो रहा है वो रोड सेक्टर में हो रहा है और उसकी वजह से ये फ्लो अभी गए साल से अच्छा है, मगर जो पुराने 5 साल पहले हुआ करता था उस गति पे आया नहीं है। और करीबन पूरे जो टेंडर्स निकले हिंदुस्तान में, जो जिस एरिया में हम लोग हैं, वहाँ से करीबन 50 to 60% सिर्फ रोड सेक्टर के निकले हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट की तरफ गया है ज़्यादा और इसकी वजह से ये थोड़ा अभी भी ग्रोथ रेट इंफ्रास्ट्रक्चर का स्लो है। मगर हमने भी ये दिक्कतें शुरू होने के बाद जो स्टेप्स लिए हमारे कॉस्ट कट करने के लिए, ये करने, इसकी वजह से हम भी लीनर है। और दूसरा है कि जो हमने क्लेम की मुहिम शुरू की कि जो हमारे एक्सेस एक्सपेंडिचर्स हुए थे, प्रोजेक्ट डिले जिसकी वजह से, जिसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, उनके बारे में हमारे आर्बिट्रेशन अवार्ड्स हमारे फेवर में आए। वो आज तक अभी करीबन 3000। तो हम इस पर और डिटेल्स आगे लेते रहेंगे एचसीसी पर, लेकिन बाजार पे इस बीच लौटना चाहिए। हेमंत, देखिए जो रफ्तार दिखाई है 7890 के टारगेट हम लेकर चले थे निफ्टी में और मेरा ख्याल है कि वो टारगेट अचीव हो गए हैं। जी हाँ, आप देखिए 7888। चलिए 1.4 पॉइंट्स का अगर आप मुझे मार्जिन दे दे तो मेरे टारगेट अचीव, बिल्कुल टारगेट अचीव हो गए। 10 के 10 बल्लेबाज हमने भी खरीदारी करी थी। इवन डिम्बी की टीम में 2020 में हम सब कह रहे थे कि बल्लेबाजों के ऊपर फोकस आज ज्यादा होना चाहिए। देखिए 200 दिन के डीएमए जिसको आप कल क्लोजली से ट्रैक कर रहे थे, उसके अब ऊपर निकल गया है बाजार। तो ये इंटरेस्टिंग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मोमेंटरीली अपने लेवल्स के नीचे गए और वहां से बहुत शार्प रिकवरी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसलिए इस बाइंग को सीरियसली लीजिए। 16713 का 200 दिन का डीएमए था बैंक निफ्टी के लिए। देखिए 16761 का इस समय आपको स्तर दिखेगा अपनी स्क्रीन पर। और निफ्टी के लिए 7853 का 200 दिन का डीएमए था। आप देखिए 7881 का स्तर, सेंचुरी जड़ी है सेंसेक्स ने। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर, करीब 51 शेयर हैं अब निफ्टी में, क्योंकि डीवीआर भी है। और आप देखिए उसमें से 10 स्टॉक्स ही केवल कमजोर हैं, बाकी मजबूत हैं। ये बता रहा है कि मई की सीरीज की शुरुआत आज पॉजिटिव नोट पर है। बस आईसीआईसीआई बैंक में बार बार कह रहा हूं वो साथ दे दे। बिल्कुल उसी पर आपकी नजर होनी चाहिए आज के दिन आईसीआईसीआई बैंक पे, क्योंकि नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ही है बाजार के लिए। एचसीएल टेक दूसरे दिन कमजोर हुआ है, आइडिया सेल्युलर में भी बिकवाली हो रही है। तो नतीजों के जो रिएक्शन है वो चूंकि नेगेटिव आए हैं, इसलिए यहां पर नजर है। इंटरेस्टिंगली पर आप वेदांता पर भी नजर रखेंगे, जहां पे बुल्स और बेयर्स के बीच में मतभेद जरूर था, पर फाइनली बुल्स जीतते हुए नजर आए हैं। तो नतीजे ही गाइड कर रहे हैं सीरीज को। और आईसीआईसीआई बैंक का जो वेटेज है, आप देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बहुत ही ज्यादा है, तो ये बाजार को पूरी तरह से घुमा सकता है। बुल्स जो कि इस वक्त कोशिश कर रहे हैं फाइट बैक करने की। मार्केट ब्रेथ अगर आप एक बार नजर डालें इसके पहले कि हम इजाजत लें, तो अब आप देख सकते हैं कि 7 में से 5 शेयर्स ऊपर। तो बिल्कुल बुल्स का पलड़ा लगातार भारी हो रहा है। और हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर आपको बता रहा था जब मार्केट नीचे थे कि मार्केट दरअसल पॉजिटिव है, और वो देखिए अब फाइनली प्ले आउट होता हुआ। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर सेंसेक्स और निफ्टी से आगे चलता है, आप ये देखकर ट्रेड किया कीजिए। चलिए, तो फेयर एंड ग्रीड मीटर मजबूत है, बाजार अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। अब इक्विटी मार्केट्स की तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कमोडिटी बाजार का किस तरह का रुझान है, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।